इस वक्त हम उसी जंगलों में मौजूद है जहां पर हड्डियां फेंकी गई। अब ये हड्डियां श्रद्धा की थी या किसी और की, ऑब्वियसली जांच के बाद साफ होगा। लेकिन अरविंद, एक अहम खबर आप लेकर आए कि ब्लड स्टेन जो मिले हैं वो ये कंफर्म हो गए श्रद्धा के। नहीं, ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जो आफताब है, दरअसल क्राइम तक की टीम ने उस फॉरेंसिक अधिकारी से बातचीत की जो उस फ्लैट में पहुंचे थे, उसको लीड कर रहे थे। तो जब हमने उनसे पूछा कि आपको कमरे से क्या क्या मिला, तो उनका कहना था कि कमरे को कई बार साफ किया गया था, एक बार नहीं कई बार साफ किया गया था, और किचन से एक ब्लड स्टेन मिला। तो जब आफताब से पूछा गया तो उसने बोला कि एक पीस उसने वहां पर रखा था श्रद्धा की बॉडी का, तो बहुत मुमकिन है कि वो ब्लड स्टेन उसी श्रद्धा का हो, तो एक अहम लीड है। अब उसके सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। उसके अलावा कई ऐसे बड़े खुलासे किए उन अधिकारी ने, जैसे बड़ा खुलासा ये किया है कि बाथरूम में काटता था बॉडी को, और जब काटता था तो शावर चला देता था ताकि जो खून है वो बह जाए। तो इस तरह के कई खुलासे उन्होंने किए हैं। इसमें जो सबसे अहम है डीएनए मैचिंग का है। जैसे आपने बताया कि खून मिला है, अब ये खून ये तय होगा कि वो श्रद्धा का है या श्रद्धा का नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन से एविडेंस अभी दिल्ली पुलिस के पास है जो आपको लगता है कि बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस है? हाँ, नहीं, सबसे बड़ा तो ये कि आफताब ने झूठ बोला। भाई, जब मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस ने पूछा कि श्रद्धा कहाँ है, तो उसने कहा कि ब्रेकअप हो गया, वो तो यहाँ से चली गई है। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस रहेगा इस केस में। नहीं, इंपॉर्टेंट एविडेंस क्यों रहेगा, वो भी मैं बताता हूँ कि जब उसने ये बोला कि दिल्ली और मुंबई पुलिस ने कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं, चली गई, उसके बाद जब कॉल डिटेल निकाली गई तब वहाँ से पकड़ने इसका झूठ पकड़ा गया। कॉल डिटेल निकाली गई तो श्रद्धा के मोबाइल की लोकेशन छतरपुर की दिखा रही थी। नहीं, इससे तो ये साबित होगा आपने झूठ बोला। हाँ। लेकिन इससे कत्ल आपने किया, ये कैसे? नहीं, तो वही बता रहा हूँ, अब यहाँ से झूठ बोला, तब इसके बाद यहाँ जब पहला झूठ बोला तो पुलिस को शक हुआ। उसके बाद फिर 26 तारीख को उस मोबाइल फ़ोन से ट्रांजैक्शन हुआ था, तो भाई 54,000 रुपये ट्रांजैक्शन हुए थे, तो उस पैसे का इस्तेमाल क्यों ये हुआ? भी मैं जानना चाहूंगा, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ था ये किसके फोन से हुआ है? श्रद्धा के मोबाइल फ़ोन से हुआ इसका था। मतलब श्रद्धा का मोबाइल फोन उसके पास था? उसके पास था। ओके। 26 तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ। उसके बाद फिर फ्रिज खरीदा। फ्रिज खरीदा तो फ्रिज की रसीद मिल गई। फ्रिज वाले ने पहचान की आफताब की कि फ्रिज यहाँ से खरीदा था। जहाँ से आरी खरीदी थी उस शॉपकीपर ने पहचान की, उसने पहचान की, उसने बयान दर्ज हो गए। उसके अलावा डॉक्टर अनिल सिंह, जब बॉडी काटते वक्त बहुत मुमकिन है उसका हाथ में चोट लगी, अनिल सिंह ने उसका इलाज किया, उसके बयान दर्ज है। उसके अलावा बहुत से ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो उसकी इस तरफ इशारा करते हैं, लेकिन वे जो आला कत्ल है जो वो अभी नहीं मिला है। जो वारदात के वक्त कपड़े मिले थे वो नहीं मिले। सबसे अहम सबूत क्या है जो अगर ये मिल जाए तो समझ लीजिए केस बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, फिर चाहे कोई दूसरे सबूत होना हो, ये मिल गया। दो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो श्रद्धा मर गई या जिंदा है, ये पुलिस भले कह रही है, वो एस्टेब्लिश करना है। वो कैसे होगा? वो एस्टेब्लिश इसी तरह से होगा कि जो हड्डी, अगर डेड बॉडी के पार्ट मिल जाते हैं, और जिस तरह से श्रद्धा के पिता ने बातचीत में बताया है कि भाई एम्स में उनका डीएनए लिया गया है, श्रद्धा के पिता का जो डीएनए है वो बॉडी पार्ट जो रिकवर हुए हैं, जो हड्डियां रिकवर हुई हैं, उससे मिलान होगा तब ये क्लियर। अगर ये आ जाता है पॉजिटिव कि भाई उसी का है, तो ये तब जाकर क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ तो? नहीं होगा तो फिर और तब तहकीकात होगी। तब बिल्कुल डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है। नहीं, देखिए, अभी तक तो सभी कह रहे हैं, वो कातिल भी कह रहा है कि श्रद्धा का मर्डर हमने कर दिया, पुलिस भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं पुलिस के हवाले से, लेकिन वाकई श्रद्धा मरी है या नहीं मरी है अभी तो ये भी स्टैब्लिश करना बाकी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली अरविंद ने। अब ऐसे में अगर मान लीजिए स्टैब्लिश नहीं होता है कि वो जो हड्डियां मिली है वो उससे रिलेटेड नहीं है, फिर क्या होगा? फिर तो पुलिस को सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो नहीं, जैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की अगर बात करें तो आरी वाले का बयान, जो फ्रिज लिया उसका बयान, इसने जो है वो ये सारी चीजें उसमें ऐड होंगी। सबसे बड़ी चीज है जो 18 मई के पहले और 18 मई के बाद का इसका लोकेशन। इसने पुलिस को ये बयान दिया, ये फंसा कहाँ से, इसने एक्सेप्ट कब किया? देखिए, ये पुलिस को 1 महीने तक गुमराह करता रहा। जब कंप्लेन हुई, जब उसके दोस्त ने जब बोला कि 2 महीने से फोन स्विच ऑफ है, पिता ने वहाँ मणिकपुर महाराष्ट्र में तो इसका कंडक्ट आएगा ना कि झूठ बोल रहा है। नहीं, उसने बोला कि 22 तारीख को झगड़ा करके 22 मई को श्रद्धा सिर्फ अपना फोन लेके गई है। फिर वही फोन ट्रांजैक्शन होता है श्रद्धा के मोबाइल फोन में, जो ऐप है उस ऐप से 54,000 रुपया इसके अपने फोन में आता है। आप सोचिए, ये वो झूठ है जिससे ये होगा कि आपने जो 22 मई वाली बात बोली थी वो झूठ थी। यानी श्रद्धा के साथ क्या हुआ, जो कुछ भी हुआ उसको आप। हिमांशु,
कानून प्रिजम्पशन पर नहीं चलता है, अनुमानों पर नहीं चलता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसका कंडक्ट ये दिखा रहा है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन इसका कहां से कनेक्शन होगा कि उसने मर्डर भी किया है? क्योंकि झूठ बोलना अलग चीज है, मर्डर देखिए मर्डर के लिए देखिए बॉडी तो बहुत ज़रूरी होती है। अब ऐसे में पुलिस लगातार जो कोशिश करी, जो कवायद है, जो इस जंगल में पुलिस ने 15 घंटे बिताए हैं, वो इसीलिए बिताए हैं कि जो हर एक कोने से ये देखिए ये जंगल अच्छा, आसान इस नहीं है। जंगल की अगर मैं बात करूं, ये जंगल आसान नहीं है, 35 किलोमीटर दूर मैं तक वही फैला कह रहा हुआ हूं, है। असोला तक ये आप गया भी हुआ है। अंदर तक गए, असोला तक गया हुआ है ये। मुझे ये बताइए कि यहाँ आपका घर 1.5 किलोमीटर दूर है, यहाँ फेंकना कोई आदमी आएगा यहाँ फेंकने, या वो चाहेगा कि ये बॉडी में दूर फेंक? देखिए ये डिपेंड करता है उस वक्त क्या सिचुएशन उसके पास रही होगी, इसके बारे में कोई प्लान नहीं कर सकता है। उसको जैसे उसने यहाँ से ये जंगल के बारे में पता किया होगा और वो यहाँ से आराम से जंगल में आके उसने फेंका होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो टुकड़े बरामद हो रहे हैं, अगर वो ये नहीं पता होगा कि ये सब कुछ टुकड़े लेकिन बरामद 6 महीने देखिए उसने तैयारी तो कर रखी थी। उसको ये तो था कि किसी दिन श्रद्धा को ढूंढते हुए उसके फैमिली के लोग आएंगे। उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने पुलिस को शुरुआत में गुमराह किया। उसने जो पुलिस को अपने बयान थे उन्होंने दिया। घर को उसने केमिकल से पूरी तरीके से क्लीन किया। ये सारी उसकी प्लानिंग का ही हिस्सा था। और इस तरीके से बिखरा के बॉडी के पार्ट्स फेंकना भी उसकी प्लान में था, ताकि कभी बॉडी मिले ना, पहचान होना, कत्ल साबित ही नहीं होगा। लेकिन उसका झूठ वही जो मोबाइल लेके गई, लेकिन उसी इलाके में 4 दिन बाद और फिर 4 दिन बाद 2 बार जो मोबाइल ऑन होता है, इसी इलाके से ऑन होता है, वहां पर उसका झूठ पकड़ा जाता है पहली बार। और फिर उसने पुलिस के सामने कन्फेस किया। इसमें ये चीज मिल गई क्या? उसका स्कल मिला है, ऊपर का हिस्सा कहीं मिला है? नहीं, कोई स्कल नहीं मिला है। नीचे की सारी चीजें मिली हैं, हड्डियां मिली हैं, 12 से 13 हड्डियां मिली हैं। उनको पुलिस जोड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, डीएनए उनमें से निकल सकता है आसानी से। हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की थी, कहते कि हड्डी इस तरीके से, हड्डी से डीएनए। ठीक है, इसका मतलब ये है जो आप बता रहे हो, अगर डीएनए एक्सपर्ट से बात हुई है, कि इसका मतलब ये बहुत क्लियर कट केस है। डीएनए मैच हो गया तो ये पुलिस के लिए इस केस में बहुत बड़ी सबूत और सुराग साबित होगा। पुलिस के लिए राहत की बात। आपने बोला परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कई क्रिमिनल ऐसे होंगे जो बॉडी को बहुत पास फेंकेंगे, जैसे जंगल है फेंक दिया अंदर जाकर, लेकिन उनको पता है 6 महीने के बाद भी हड्डियां रह जाती हैं, सबको पता है। जो क्रिमिनल सेट ऑफ माइंड का है, जो काट रहा है, जिसको तो ये अंदाजा ही होगा। ज्यादातर लोग कोशिश ये करेंगे जहां मेरा घर है उससे 20, 50, 100 किलोमीटर दूर जाके किसी नहर में फेंक कर आऊं। देखिए यहाँ पर वो किराए पर बहुत 4-5 दिन ही हुआ था जब कत्ल किया, उसके पहले आया था। यहाँ पर उसका घर नहीं था और उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था, कितने दिन वो यहाँ रुकेगा, कब वो यहाँ से निकल के बॉम्बे चला जाएगा, बाद में वो बॉम्बे क्यों नहीं गया, क्या कुछ हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन में। फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानना चाहूंगा कि यहाँ वो रह रहा था, कितना किराया दे रहा था, उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे थे, जो 2 बार ट्रांजेक्शन की कितने पैसे उसके अकाउंट में आए, और एक्चुअल में उसके अकाउंट में कितने पैसे, क्योंकि यहाँ रहना मतलब उसको 20,000 रुपये महीना खर्च करना था। देखिए 9,000 रुपये तो रेंट ही दे रहा था, जो 1 से 10 तारीख तक जो मकान मालिक थे उनके अकाउंट में डाल देता था। और पैसे, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। अगर बहुत अच्छी होती तो वो श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपये अपने अकाउंट में नहीं डालता। और एक और चीज़ जो आई थी, ये बात भी आई थी, क्योंकि कई बार बयान भी आया, तो उसमें एक बयान ये भी आया था आफ्ताब का, जो हमें सूत्रों से पता चला है कि बॉम्बे से ही फिर ये हुआ कि अगर यहीं रहना है तो हमें बॉम्बे से अपना सामान लाना होगा, लेकिन उस सामान को लेने कौन जाएगा और उसमें जो खर्च होगा उसको लेकर के भी झगड़ा हुआ। थोड़ा कंफ्यूजन है कि इस वक्त वो नौकरी कर रहा था या वो छूट गई उसकी नौकरी? नहीं, वो ब्लॉगर था, वो अभी फिलहाल ब्लॉगिंग कर रहा था। यहाँ पर वो आया था, कोई नौकरी फिलहाल उसके पास नहीं थी। और वो जो जा रहा था वहाँ पर, गुड़गांव में कुछ दिन उसने जॉब की थी, लेकिन अभी कंडीशन उसकी फाइनेंशियल बहुत अच्छी नहीं थी। यही हिमांशु, दिल्ली में रहना, खासकर अगर छतरपुर की बात करें, अगर 9,000 रेंट दे रहा है तो कम से कम 20,000 रुपए का उसका खर्चा एक महीने का, क्योंकि वो जोमेटो से खाना भी मंगा रहा था। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चीजें आ रही हैं, धीरे धीरे सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी। और देखिए 3 महीने का वक्त होता है टोटल FIR दर्ज करने से लेकर के चार्जशीट दाखिल करने में, और पुलिस उसी कोशिश में है कि इन्हीं 3 महीनों में वो पूरे के पूरे केस खंगाले। 5 दिन के लिए मिला है रिमांड पर। अभी पता चला है कि पुलिस की टीम उत्तराखंड और हिमाचल भी प्रदेश पहुंची हुई है, दिल्ली पुलिस की टीम, और वहां पर तमाम सबूत और सुराग जहां पे रुके थे वहां पर बातचीत कर रही है, वहां से कुछ निकालने की कोशिश कर रही है। बद्री नाम का एक शख्स है जो दिल्ली उनको लाया था, उसको ढूंढ के उसका बयान दर्ज करने की कोशिश कर रही है। आपके हिसाब से, आपका जो पूरा क्राइम रिपोर्टिंग का एज ए एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से ये केस आपको क्या लग रहा है? इस समय कितने एविडेंसेस हैं? इस समय पूरे हैं या आने वाले समय में पूरे हो जाएंगे? देखिए ऐसा है कि अभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, इसका स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो साबित होगा वो फॉरेंसिक एविडेंसेस होंगे, जो डीएनए मैच अगर होता है। हिमांशु ने कि डीएनए अगर मैच होता है तो सबसे ज्यादा
महत्वपूर्ण पहलू इसमें होगा। और अब मैं आपको जंगल एक बार फिर दिखाता हूँ। ये वो जंगल है जहाँ पर ये पूरा उसने फेंका, ये जो अभी तक कह रहा है। अब हालांकि घर के पास ही उसने क्यों जंगल चूज़ किया, अब ये तो उस समय ऑब्वियसली क्या क्रिमिनल सेट ऑफ माइंड रहा होगा, क्योंकि कोई शख्स होता है वो इस तरह से सोचता है, कोई होता है वो इस तरह से सोचता है कि थोड़ा दूर जाके बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जाए। हमारे साथ अमरदीप भी मौजूद हैं, इनसे बात करें। अमरदीप, आप ये इस इलाके को भलीभांति जानते हैं और बहुत समय से इस इलाके में आते जाते रहे। इस इलाके की अगर ये जंगल की बात करूँ, क्या बहुत आसान है यहाँ पर ये सब चीज़ें डंप करना? अगर आप 1.5 किलोमीटर दूर रह रहे हो तो कोशिश तो पहले क्रिमिनल की यही रहेगी, जैसे लेमन लैंग्वेज में पूछे तो मैं बहुत दूर जाकर डिस्पोज ऑफ करूँ बॉडी। ये जगह क्यों चूज करी, ये जानते हुए कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ, हड्डियाँ मिल सकती हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ तक अमूमन कोई नहीं आता है जो क्रिमिनल था। इसके अलावा भी शुरू में ही काफ़ी जगह थे जहाँ पर वो डंप कर सकता था। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, क्योंकि उसने एक महीने तक दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस दोनों को घुमा के रखा, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो मिसगाइड कर रहा हो पुलिस को। और हड्डियों की जहाँ तक बात करें तो इस जंगल में आज भी हड्डियाँ मिल रही हैं। तो सारी चीज़ें जो है, जो डीएनए सैंपल का जब तक फोरेंसिक जांच नहीं होगा तब तक confirm अरविंद, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा। हालांकि देखिए ये हर शख्स पर अलग अलग है, डिपेंड करता है एक्यूज्ड पर। ये जंगल चूज करना, क्योंकि मुझे इस जंगल के बारे में ये लग रहा है कि आप 1.5 किलोमीटर दूर रहते हो, इसी जंगल को चूज कर रहे हो, ये जानते हुए कि 6 महीने में आप पकड़े जाओगे, ये जानते हुए कि कभी तो आप पकड़े जाओगे, उसके माँ बाप ढूंढते हुए आ जाएंगे, और वही हुआ इस केस में भी। तो ये जंगल चूज करने का मकसद, और रात के वक्त 2 बजे यहाँ, तो मुझे लगता है मैं तो शायद दिन में भी आना मुश्किल है। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो गुमराह कर रहा है, ऐसा भी मुमकिन है। इसलिए क्योंकि जो शख्स 1 महीने तक, दिल्ली पुलिस सबसे तेज़ तरार मानी जाती है, आप सालों से देख रहे हैं, बड़े बड़े केस क्रैक किए। मुंबई पुलिस वो भी तेज़ तरार मानी जाती है। और दोनों ही स्टेट की पुलिस को कोई शख्स 28 साल का लड़का अगर 1 महीने तक गुमराह करा है, तो सोचिए कितना माइंड उसका स्ट्रांग होगा। तो वो माइंड तो उसका स्ट्रांग है, गुमराह भी कर रहा है, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स उसने यहाँ पर फेंके हैं, उसने दावा किया, और रात में 2 बजे फेंके हैं। अब दिन में यहाँ पर आने में डर लगता है, लेकिन वो शख्स जो एक लाश के साथ 48 घंटे रह ले और काटे, तो फिर उसका डर भी खत्म हो जाना लाजमी सी बात है। मैं अमर से बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा है, बताइए आप। तो ऐसा है, लेकिन काफ़ी हद तक गुमराह कर रहा है। लेकिन टेक्निकल सर्विलांस पर वो आफ्ताब फंसा है, उसी पर उसकी घेरेबंदी हुई है। और ज़्यादातर जो डिपेंड करता है ये केस, एक तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और फॉरेंसिक पर ये केस पूरा जाने वाला है। बिल्कुल सही कहा, फॉरेंसिक और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ही हैं जो इस पूरे केस की एक तरह से कहा जाए रीढ़ की हड्डी है। अगर ये दोनों ही एविडेंसेस बहुत अच्छे तरीके से जुटाए गए तो निश्चित रूप से पुलिस जो है इसमें सफल होगी और आरोपी को इसमें फांसी होगी।